नमस्कार मित्रों 14 और 15 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ इस भारतीय उपमहाद्वीप में, उसका भी सही अनुमान आज 78 वर्ष के बाद भी लगाया जा नहीं सका। हम ये निश्चित रूप से कोई एक आंकड़ा तय नहीं कर पाए कि लगभग इतने लोग मरे थे, लगभग इतने लोग उजड़े थे, लगभग इतने लोग विस्थापित हुए थे। इसका सही आंकड़ा नहीं मालूम हो पाया, ये संभव भी नहीं था। लेकिन कुछ एक बातें तथ्य हैं जो सामने आई हैं, और ये भी कि सबसे बड़ी बात ये थी कि ये विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, सबसे बड़ा एक प्रकार से उजड़ने वाली घटना थी, सबसे बड़ा एक विभाजन था। और उसके बाद इसके साथ ही जुड़ी हुई थी विस्थापन की समस्या। और ये विभाजन और ये विस्थापन विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा माना जाता रहा है कि इतना कभी भी नहीं हुआ, ना पहले हुआ उससे पहले और न उसके बाद। अब तक 78 वर्षों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मित्रों, कितने लोग मरे इस बात का अंदाज़ा अब भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितने भी क्लेम, दावे प्रति दावे जो उस समय तैयार हुए उजड़ने वाले व्यक्तियों के बारे में, उसमें यह था कि लगभग 2.5 करोड़ लोग दोनों तरफ से, अर्थात तब तक घोषित पाकिस्तान और तब तक सामने आ चुके भारत, इन दोनों का जो था मामला कि ये बड़ा विचित्र था कि ये लगभग 2.5 करोड़ अनुमान लगाया गया कि 2.5 करोड़ लोग उजड़े इस सारे के सारे विभाजन में। और दोनों तरफ से ये उजड़े। और दिसंबर 1946 और बाद में ये मार्च 1947 में भी दंगे हुए थे, रावलपिंडी दंगे के नाम से जिनका जिक्र आता है। इनमें भी लगभग अनुमान यही था कि 1 करोड़ 20 लाख लोग उन दंगों के कारण भी अपने घर से बेघर होने पर मजबूर हो गए। और ये तभी से पलायन का सिलसिला शुरू हो गया था। और इन दंगों के कारण भी 1 करोड़ 20 लाख अतिरिक्त रूप से लोग उजड़े थे। और ये शरणार्थियों के रूप में मित्रों, अगर हम अपने तरफ की बात करते हैं, अब तक जो विवरण एकत्र हुए हैं मित्रों, इसमें सबसे ज़्यादा शरणार्थी दिल्ली में आए। यद्यपि उनमें बहुत सारे लोग ये मानते थे कि हम शरणार्थी नहीं हैं, हम पुरुषार्थी हैं, हम अपने देश में आए हैं और हमने सिर्फ वो धरती छोड़ी है जो धरती अब हमारा देश नहीं रहा। तो कुल मिलाकर एक शब्द कॉइन हो गया उन दिनों में, सरकारी रिकॉर्ड में भी, राजस्व के रिकॉर्ड में भी कायम हो गया शरणार्थी। तो सर्वाधिक शरणार्थी जो है वो दिल्ली में आए। और जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये देता हूँ कि 1941 में जो सेंसस के आंकड़े थे, जनगणना के आंकड़े, उनमें दिल्ली की आबादी 9,17,000 और 939 दर्शाई गई थी। और जब इस विभाजन के बाद, शरणार्थियों के आने के बाद 10 वर्ष बाद 1951 में जब जनगणना हुई, सेंसस के आंकड़े सामने आए, तो वही आबादी जो 9 लाख कुछ हज़ार तक थी, वो 17,44,072 तक जा पहुंची थी। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का साक्षी है कि शरणार्थी जो है इस दौरान में, इस अवधि में, अर्थात 47 के बाद कितने शरणार्थी आए, ये आप उनको बीच में शामिल कर लीजिएगा। और इसमें से ज़्यादातर जो लोग थे मित्रों, जो शरणार्थी ज़्यादातर लोग थे, उनमें सबसे ज़्यादा पुराना किला दिल्ली का, जो जिसे आप पांडवों का किला भी कहा जाता है कई बार, पुराना किला। और उसके बाद उसके साथ ही सटा हुआ लाल किला, वहाँ भी शरणार्थी शिविर लगे थे। पुराना किला, अपने लाल किला, पंजाबी बाग, निज़ामुद्दीन ईस्ट, और इस प्रकार से ये क्षेत्र थे विशेष रूप से रेगरपुरा, जंगपुरा और किंग्सवे कैंप।
तो ये किंग्स वे कैंप जो थे, ये सारे के सारे क्षेत्र, इनमें शरणार्थी शिविरों को लगाया गया था और वहाँ पर लोगों को अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह दी गई। और उसके बाद उनको कुछ खाने पीने की रसद का बंदोबस्त, आने वाली सर्दी के लिए कुछ कंबल, कुछ गर्म वस्त्र, ये चीज़ें भी साथ साथ मुहैया की गई। और उसके बाद जो बाकी जो लोग थे वो अलग अलग जगह पे बसाए गए। पश्चिमी पंजाब के जो उधर से आए थे, पश्चिमी पंजाब से आने वाले अधिकांश जो शरणार्थी थे, उन्हें अबोहर, फाजिलका, मलोट, राजपुरा, पटियाला, फिरोज़पुर, अम्बाला, कैथल, पिहोवा और करनाल, और इसके बीच में नीलो खेड़ी का भी विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वहाँ भी, और पानीपत, सोनीपत और गुड़गांव, ये सारे के सारे क्षेत्र थे जहाँ आकर उन्हें धीरे धीरे अलग अलग शिविरों में बसाया गया। सोनीपत, कैथल, पिहोवा तो मैं आपको जिक्र कर ही चुका हूँ। और इधर ये, क्योंकि विभाजन में दो चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ा था, एक तो दो प्रदेशों में, दो क्षेत्रों में, एक पंजाब और दूसरा बंगाल। और उधर बंगाल में भी यही स्थिति हुई। वहाँ बहुत सारे जो वर्तमान जो बांग्लादेश है, वहाँ से जो शरणार्थी उन दिनों में आए थे, वो त्रिपुरा में बसाए गए और असम में बसाए गए, और जो वर्तमान पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, कोलकाता वगैरह, यहाँ पर बसाए गए। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये शरणार्थी शिविरों में बदल गया था उन दिनों। और जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, हरियाणा के क्षेत्र में, इसमें बलदेव नगर कैंप मुख्य रूप से प्रसिद्ध एक शिविर था, जिसमें ज़्यादा लोग बसे थे और ज़्यादा लोगों में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, प्रबुद्ध कलाकार लोग भी यहाँ पर बसे थे। और उस समय ज़्यादा औपचारिकताओं का समय भी मित्र नहीं होता था। जो व्यक्ति भी उन शरणार्थी शिविरों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या समझदार लगता था या ज़्यादा क्वालिफाइड लगता था, उसी को कमांडेंट बना दिया जाता था और इसी के ज़िम्मे रसद का पूरा पूरा वितरण और शरणार्थियों के लिए यथासंभव सहायता, राहत सामग्री, इसका वितरण करने का सारा दायित्व उन्हें सौंपा जाता था। और मित्रों, ये ऐसा नहीं था कि ये एक मामूली बात थी, इसमें बहुत सारी रसद की जो सीमाएं हैं वो भी तय हुई। बहुत सारे जो वस्त्र थे पहनने वाले, उनकी भी सीमाएं तय हुई। कितने वस्त्र किसको दिए जाएंगे और किस पात्र को कितने मिलेंगे और कितने किलो, जो है तब किलो नहीं थे, तब सेर थे, कितने सेर अनाज, दाल की कितनी मात्रा, नमक की कितनी मात्रा, ये छोटे छोटे पैकेटों में ये परिवारों के हिसाब से बांटी गई थी। मित्रों, वो दिन बड़े भयावह थे। उन दिनों को याद करके आज भी रूह कांप उठती है कि हमें किन किन इतिहास, हमें इस विभाजन के इतिहास ने किन किन संकटों से गुजारा और कैसी कैसी त्रासदियों को सहन करने के लिए विवश किया। वो त्रासदियाँ भी ऐसी, जब किसी बीमार के लिए दवाई हमारे पास नहीं है, किसी घायल के लिए सेवा शुश्रूषा का, फर्स्ट एड का पूरा सामान भी नहीं है। तो मित्रों, बड़ी विचित्र स्थिति थी। और ये विभीषिका जो है, ये बड़े लंबे अरसे तक हमें याद रहेगी और बार बार चेताएगी कि ऐसी अपने नेताओं को भी ऐसी भूलें करने की अनुमति हम लोग ना दें। धन्यवाद।